नमस्कार बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने दो मॉडल पढ़े थे, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एक्सेट्रा। ठीक, अब हम लोग धीरे धीरे अपने बोर्स मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा मॉडल था। ठीक, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत या जो मॉडल आप आज तक पढ़ते आए हैं नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, वो आपने बोर्स मॉडल ही पढ़ रखा है। ठीक, तो जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है उस वो भी पढ़ेंगे और उसके एडवांस फॉर्म में भी जाएंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले कि हम लोग बोर्स मॉडल की तरफ बढ़ें, हमको कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे बोर्स मॉडल में। ठीक है, गुड। उसमें से सबसे पहली चीज़ है वेव। ठीक, वेव क्या होती है इसके बारे में आपने नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। अगर आप जिसको याद है, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसको मैं यहाँ पर बेसिक बता दे रहा हूँ जितना हम लोग को यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो वेव क्या है? इट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या है कि वेव जो है वो एक तरह का मोड है। ठीक है, जो जिसका काम क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आप दो लोग एक रस्सी को दो एंड से पकड़ कर खड़े हो जाइए, एकदम पकड़ के उसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, और एक लड़का उसको तेज़ी से झटका दे, क्या होगा? रस्सी में वेव बनेंगी। ठीक है, रस्सी में कुछ स्पेशल टाइप की शेप्स बनेंगी जो ट्रैवल करेंगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो दूसरा वाला लड़का है उसको बहुत तेज़ी से वो एनर्जी क्या होगी, फील होगी। लेकिन क्या रस्सी ट्रांसफ़र हुई? क्या रस्सी ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन जो लड़का एक जगह पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया था, जो उसने एनर्जी दी थी, वो एनर्जी उस रस्सी के थ्रू इन फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस वो ट्रैवल की दूसरे लड़के तक। ठीक है, जैसे सपोज करिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एयर में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिस्टरबेंस जो होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, और वो डिस्टरबेंस जो है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है। लेकिन एयर ट्रेवल नहीं करती, एयर में वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन ट्रेवल करती है किसी सामने वाले के एयर तक। ठीक है, या फिर अगर आपको बहुत कॉमन एग्जांपल लेना हो तो आप सनलाइट का ले सकते हैं। ठीक है, सनलाइट की जो एनर्जी है वो सन से हमारे तक पहुंचती है इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो हमारा मतलब सिंपल वेव क्या है, एक सिंपल डिस्टरबेंस है जिसका काम है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, वेव जो है, अब ये जो वेव है ये दो तरह की होती है। पहली होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव एक्सेट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यू अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी जो रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब वेव्स को पहचानने के लिए, वेव्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग वेव की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा पहले तो आपको ये जो आपके सामने शेप बना हुआ है इस तरीके से हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दो एक्सिस है, एक को मान लीजिए एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, एक को वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये जो प्लेन है आपका क्या बन गया, ये एक्स वाई प्लेन बन गया। ठीक है,
और इस एक्स वाई प्लेन में ये जो एक वेव है वो ट्रैवल कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। क्लियर। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रिंग को जो आप झटका देंगे या कोई वाटर वाइप देखेंगे तो वो भी ऐसे ही शेप में ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जनरली शेप इसी शेप से हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब वेव में ये जो टॉप पॉइंट आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, जितने भी टॉप पॉइंट हैं इनको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो बॉटम पॉइंट हैं इनको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। क्लियर। गुड। अब हमको कुछ डेफिनेशंस जाननी है। पहली डेफिनेशन है वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ जो है इसको ये होता क्या है, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर, ठीक है, जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हैं उनकी बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। या दो ट्रफ से, ये जो दो ट्रफ है इसके बीच की डिस्टेंस को, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होती है या तो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस लीजिए या तो ट्रफ के बीच की, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लीजिए, उसको हम लोग टर्म से डिफाइन करते हैं वेवलेंथ। ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक लेटर होता है उल्टा वाई जैसा बनता है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। क्लियर। तो इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एंड डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक। अब ये क्योंकि डिस्टेंस है तो इसको मेज़र करते हैं हम लोग मीटर में। ठीक है। लेकिन जनरली जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो हम लोग इतनी बड़ी यूनिट मीटर यूज़ ना करके हम लोग कॉमनली या तो एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं या तो नैनोमीटर यूज़ करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर, और दोनों को अगर आपस में लिखें तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम, ऐसे। क्लियर। गुड। दूसरी चीज़ है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। मान लीजिए कि आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, और उस 1 सेंटीमीटर में आप नंबर ऑफ वेव्स गिनते हैं, मान लीजिए कि 100 वेव्स आ गई उसमें, ठीक है, तो उसका वेव नंबर हो जाएगा 100 पर सेंटीमीटर। या फिर मान लीजिए कि आप 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं और उसमें 1 लाख वेव्स आ जाती हैं, ठीक है, 1 लाख जो है इस तरह की शेप्स बन जाती हैं। ठीक। तो उस केस में जो उसका वेव नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10⁵ पर मीटर। ठीक है। और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? बाई कैलकुलेटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ही क्यों है? ये सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ना लैम्डा मीटर में आपका कितना वेव है, कितनी वेव है? 1। तो 1 मीटर में कितनी वेव होगी? 1/λ पर मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से ये आया है। तो वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वी तरह का वी जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है ये ना, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू। ठीक है। और इसके ऊपर एक लाइन खींच दे रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बार, न्यू बार। तो वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और ये बराबर होता है किसके? 1/λ के। इसकी यूनिट या तो पर मीटर होगी या पर सेंटीमीटर होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यूनिट लेंथ क्या लिया है। अगर आप पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो पर सेंटीमीटर में आएगा, अगर आप 1 मीटर में निकाल रहे हैं तो पर मीटर आएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि ये वेव है आपके पास, ठीक, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट बना दिया मैंने। ठीक। अभी क्या है कि इस पॉइंट से जैसे ये वेव हैं जो वो लगातार एक्स डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो पहले एक वेव वहाँ से क्रॉस करेगी, फिर दूसरी वेव क्रॉस करेगी, तीसरी वेव क्रॉस करेगी, चौथी वेव क्रॉस करेगी। ठीक है। और उन वेव्स को क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स वहाँ उस पॉइंट से क्रॉस कर जाती हैं, उसी को हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है, उसको हम लोग वेव बोलते हैं। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज़, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, या इसको हम लोग साइकिल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या सिंपल क्या लिख सकते हैं, पर सेकेंड, ठीक है ना। एक हर्ट्ज़ जो होता है ये बराबर होता है 1 सेकेंड इनवर्स के या 1 पर सेकेंड के। क्लियर। एम्पलीट्यूड, अब जैसे ये वेव है, ठीक, तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो वेव है एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं एक्सिस से मैक्सिमम पीक तक, या एक्सिस से एकदम बॉटम पॉइंट तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, और इसको भी हम लोग मेजर करते हैं किस में, मीटर में। नेक्स्ट है वेलोसिटी, ठीक। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्टेंस, अब क्योंकि वेव मूव कर रही है तो वी मूव करेगी तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी ना, एक सर्टेन टाइम में सर्टेन डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी वेव की ये जो मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, ठीक है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। कैसे कनेक्टेड होती हैं कि अगर आप किसी वेव की फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा बराबर आता है उसकी वेलोसिटी से। आए समझ में, ठीक है, किसी भी वेव की वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी किसके, उसके प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। क्लियर, गुड। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए जिस मैंने बताया था कि वेव जो होती है वो 2 तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव का हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक। मैकेनिकल वेव आप लोग मतलब वेव के बारे में जो डिटेल में आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, एक चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है, वहाँ पर एक पूरा वेव चैप्टर है जहाँ पे आप पूरी डिटेल में पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बस अपने काम की चीज़ जान जाएंगे, ठीक है। तो उसमें अपने काम की चीज़ क्या थी, हमको वेवलेंथ जानना है, हमको फ्रीक्वेंसी जानना है, हमको वेलोसिटी जानना है, हमको वेव नंबर जानना है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो अब मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कई लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है ना, वेव्स इन विच बोथ both electric and magnetic field are present is known as electromagnetic waves, ठीक है, and electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ना, ये 2 वेव से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। एक होती है इलेक्ट्रिक वेव और एक होती है मैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये 2 वेव, ये एक वेव नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 2 वेव का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव, ठीक। और ये जो दोनों वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, वैसे प्लेन भी होते हैं, ठीक है। एक्स और जेड एक्सिस के बीच में एक्स जेड प्लेन होता है, एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में एक्स वाई प्लेन होता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो वेव है वो एक्स जेड प्लेन में ट्रेवल कर रही, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड रही है ब्लू वाली जो वेव है वो एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल कर रही, ठीक है। और दोनों वेव जो हैं वो एक्स के परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेव जो हैं वो एक्स के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर,
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जो दो तरह की वेव से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव, एंड both electric and magnetic waves are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. क्लियर? अब मैंने इसकी बात पहले आपको बताई थी कि EM waves does not require any medium to travel. इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और एक सबसे खास बात, कोई भी EM वेव हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। उसकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स होगी और वो किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट के, जो कि कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से। ठीक है, तो c जो है वो हमारा बराबर हो गया किसके? न्यू इंटू लैम्डा के। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लैम्डा क्या है? वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो वेव है, किसका फ्रिक्वेंसी लेंगे और किसका वेव लेंथ लेंगे? ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव हैं, दोनों का वेव लेंथ और दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप किसी का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में वो दोनों के लिए होगा। ठीक, तो इस पे हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन, इसमें आप ऐसे लिख भी सकते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको सी तो कांस्टेंट ही है, न्यू और लैम्डा वेरिएबल है, तो न्यू जो है वो बराबर हो जाएगा सी बाई लैम्डा के, या लैम्डा जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा सी बाई न्यू के। तो अगर आपको लैम्डा दिया है तो आप न्यू निकाल सकते हैं, आपको न्यू दिया है तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कई तरह की होती हैं। ठीक है, इनको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप उनका अगर नाम देखें तो एक सबसे जो वो वेव जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेज। ये स्पेस में पाई जाती है। ठीक है, उससे बड़ी होती है गामा रेज, उससे बड़ी होती है एक्स रेज, उससे बड़ी होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे बड़ी होती है विजिबल रेज जिनको हम लोग देखते हैं, उनसे बड़ी होती है इंफ्रारेड रेज, उससे बड़ी होती है माइक्रोवेव्स, और उससे भी बड़ी होती है रेडियो वेव्स, जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें? मोबाइल ट्रांसमिशन में, रेडियो ट्रांसमिशन में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये जो आप अलग अलग नाम देख रहे हैं ये एक पैटर्न में लिखे गए हैं इस तरीके से कि आप जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वेव लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मतलब कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और अगर आप ऊपर थोड़ा जाके ध्यान दें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या अगर वेवलेंथ बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी तो वेवलेंथ घट रही है। तो फिलहाल आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कॉस्मिक रेज की। सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? रेडियो वेव्स का। फिर सबसे कम किसका होगा? कॉस्मिक रेज का। ठीक है, और इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है विजिबल रेज। ठीक है, तो विजिबल रेज जो होती हैं वो 7 तरह की होती हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। विबग्योर ना, VIBGYOR, तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, तो इनको भी उसी ऑर्डर में लिखा गया है, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और लैम्डा की जो वैल्यू है ये 38 एंगस्ट्रॉम से वेरी करती है 3800 एंगस्ट्रॉम से वेरी करती है 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए वर्बली। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इफ़ लैम्डा इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑब्वियस ही बात है, देन कैलकुलेट इट्स न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू बार मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो न्यू क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में ही रहेगा, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर से मीटर कैंसिल, और -7 ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, तो +7 +8 कितना हो गया, 10⁻15, और ये हो जाएगा कितना 0.6। तो ये हो जाएगा 0.6 × 10⁻15 पर सेकेंड, या इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक, तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए कि अगर आपको वेव नंबर निकालना हो, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 1/λ के, और 1/λ कितना हो जाएगा, ये लैम्डा कितना है 5000 × 10⁻10, उसको मैं क्या लिखा हूँ 5 × 10⁻7 मीटर। तो 10⁻7 और मीटर ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा, 10⁻7/5 मीटर इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻6/5 मीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो ये जाएगा 2 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, वेव नंबर, कि 1 मीटर लेंथ में 2 × 10⁻6 वेव्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ठीक, तो वैसा एक क्वेश्चन और है, इफ़ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ लिख रखा है कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, और मैक्सिमम वेवलेंथ लिख रखा है कितना 8000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे फ्रीक्वेंसी का रेंज पूछा गया है। तो अब मैंने बोला कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वो वेव जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और वो वेव जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। मतलब और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर होगा किसके, c/λ के। तो जो न्यू की फ्रीक्वेंसी, जो न्यू की रेंज आएगी वो क्या आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4000 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और सबसे कम क्या आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये आएगा। ठीक, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्लियर। ये आप लिख सकते हैं 10⁻⁻7। ठीक, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 3/4 × 10⁻15 से ये कहाँ तक वेरी करेगा, 3/8 × 10⁻15 पर सेकेंड तक। तो ये आपकी रेंज आ गई किसकी, फ्रीक्वेंसी की, और इसको आप फर्दर पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो शुरुआत में मैक्सवेल ने एक थ्योरी दिया था, और मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं, और उन्हीं वेव्स के अकॉर्डिंग हम लोग अभी तक ये मानकर स्टडी कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं, और उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में जब फर्दर रिसर्च हुई तो ऐसा पाया गया कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानकर हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, देयर आर सर्टेन फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस
डिफ्रैक्शन विच कैन बी एक्सप्लेन बाई वेव नेचर ऑफ लाइट ना। लाइट हम लोग यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, बट देर आर सर्टेन फिनोमिनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये मतलब बाद में एक थ्योरी आई, मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये आपको ये समझाया गया है कि ना लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ में जैसे दो प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ रखी है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मान लें तब भी हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 12th क्लास में फिजिक्स में। ठीक है, उनको भी हम लोग वेव नेचर मान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानकर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, जो हम लोग वेव मानकर एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका हम लोगों ने अभी तक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, प्लांक। ठीक है, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जो लाइट है वो वेव नहीं है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ऐसे पार्टिकल्स जो जिनके अंदर एनर्जी भरी हुई है और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एक के पीछे एक क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये क्या बोलती है कि प्लांक स्टडीड द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एंड गेव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी को आप सिंपल ऐसी भाषा में समझ लीजिए कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी तरह की रेडिएशन एमिट कर सकती है। मतलब इसके ऊपर आप कोई भी रेडिएशन प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उस तरह की बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो प्लैंक जो था उन्होंने ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को उन्होंने स्टडी किया और कुछ ऑब्जर्वेशन लिए। पहला ऑब्जर्वेशन था कि रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी आर नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी निकल रही है ब्लैक बॉडी से वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का ये चक्कर है कि मान लीजिए अगर वेव होता तो वेव हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती। ठीक है, तो अगर वेव की मतलब अगर लाइट जो है वो वेव होती तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा पाया कि जो वेव होती है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि एनी ब्लैक बॉडी एमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन किस फॉर्म में है? तो उन्होंने बोला कि जो ब्लैक बॉडी है वो जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करती है वो छोटे छोटे पैकेट या बंडल्स के फॉर्म में करती है। ठीक है, और उन पैकेट में क्या भरा होता है? एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। ठीक है, या क्वांटम का अगर प्लूरल वर्ड लें तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटा। ठीक है, या जनरल लैंग्वेज में हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फोटॉन। ठीक, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी हमको ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट होती है वो डिसकंटिन्यूअस नेचर की होती है और उसमें जो एनर्जी ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स करती है और उन्हीं पैकेट में
एनर्जी भरा होता है, ठीक। और सारे फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं तो उसमें सारे फोटॉन सेम साइज के होते हैं, ठीक है, और सब में जो एनर्जी का कंटेंट होता है वो भी सेम होता है, ठीक है। और वो जो एनर्जी का कंटेंट होता है एक पैकेट के अंदर, ठीक है, एनर्जी ऑफ एनी फोटॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के, ठीक। अब हमको ये पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते टाइम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज हुआ है स्मॉल एच, जिस उसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है h इज इक्वल टू 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर, ये h की वैल्यू है, ठीक। अब एक चीज़ हम लोग को पता है कि जो न्यू होता है वो बराबर होता है किसके, c/λ के। तो e को हम लोग इस मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो हम लोग sc/λ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो e के दो फॉर्मूले हैं, e इक्वल टू एच न्यू और e इक्वल टू sc/λ। अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर वेवलेंथ दिया गया है तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हमको एक फोटॉन का एनर्जी मिल गया। अब मान लीजिए कि अगर आपको टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र निकालना है, ठीक है, तो अब तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने फोटॉन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं उन सारे फोटॉन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब मान लीजिए 10 फोटॉन ट्रांसफ़र किए गए हैं तो 10 मतलब 10 एच न्यू हो जाएगा। अगर 20 फोटॉन ट्रांसफ़र किए गए हैं तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, 20 एच न्यू हो जाएगा, ठीक है। 30 अगर किए होंगे तो 30 एच न्यू हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आधा फोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, चौथाई फोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। फोटॉन जब भी ट्रांसफ़र होंगे तो वो इंटीजर वैल्यू में होंगे, ठीक है। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाई एनी ऑब्जेक्ट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटॉन, ठीक है। जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा बराबर होगी किसके, एन एच न्यू के या एन एच सी बाई लैम्डा के, जहाँ पे एन हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। आए समझ में। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एनर्जी जो है वो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम या फोटॉन। एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, h इंटू न्यू के या hc/λ के। और अगर ढेर सारे फोटॉन की अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो उन फोटॉन्स के नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, h न्यू में। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 400 नैनोमीटर, ठीक है। इजी है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, sc/λ, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻, अच्छा ये जूल इंटू सेकेंड है और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ सेकंड है तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, ठीक है। तो ये जब पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहले का आंसर आ जाएगा। आपको दूसरा निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वही चीज़ कर देंगे, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये क्या था, पहला वाला, पहले की यूनिट क्या थी, जूल इंटू सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इससे 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर से,
ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको दूसरे फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, इसको और पहले को करेंगे तो पहले की आ जाएगी। ठीक, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू निकालिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है, ये दे रखा है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी निकालनी है एक मोल वेव का, तो ई टी इक्वल टू क्या होता है, एन एच न्यू। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 मोल। ठीक, 1 मोल की कितनी वैल्यू होती है, 6.62 6.022। ठीक है, कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। एच की कितनी वैल्यू है, 6.636 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। न्यू की कितनी वैल्यू है, 3 इंटू 10⁻14। हर्ट्ज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जूल में क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन required to transfer 1 joule of energy by EM radiation, electromagnetic radiation of wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम। ये ठीक है, तो इससे आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी दे दिया गया है। इसके पहले क्या था कि टोटल नंबर दे दिया गया तो टोटल एनर्जी पूछी गई थी। अभी क्या है कि टोटल एनर्जी दे दिया गया है और नंबर ऑफ फोटोन पूछा गया है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ दिया हुआ है तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई टी इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ई टी कितना है, 1 जूल। ठीक है, एन की वैल्यू नहीं पता, एच की वैल्यू कितनी है, 6.636 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3000 इंटू 10⁻−10 मीटर। ठीक है, तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आप आज क्या सीखे हैं, 2-3 बेसिक फार्मूले आप लोगों ने सीखे हैं। एक है C इक्वल टू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू या एस सी बाई लैम्डा, या ई टी इक्वल टू एन एच न्यू इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनको हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो भी डेफिनेशन आज पढ़ाई गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट होगा